हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। प्रथम हो गया सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंध के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि कला के विभिन्न नमूने से जैसे मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियों, विशेषकर नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा आदि से हड़प्पा के लोगों की कला एवं कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मोहरों से जो अपने में ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधे तथा लिपि के उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगे। देखिए हमने तो यहाँ से यहाँ तक बता दिए, लेकिन आपको याद कैसे करना है ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो समझिए आपने आधा आंसर इसका लिख दिए। और इस क्वेश्चन को समझ करके कम से कम आपको इसके 2 से 3 लाइन आपको याद कर लेना है और उसके बाद फिर अपना माइंड सेट करके आपने अभी तक में जितना पढ़े हैं ना उस टाइप से आप लिखेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्न थी। प्रथम है मातृ देवी की पूजा होती थी। दूसरा है पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। नाग पूजा, स्वास्तिक यानी कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा यानी कि वेदी के भी संकेत मिलते हैं। एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभव है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफ़ी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था, यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि हड़प्पावासी बहु देववादी और प्रकृति पूजक थे। मातृदेवी इनकी प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृदेवी की प्रतीक है बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति या आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर योगीश्वर की मूर्ति की पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग, कुबड़दार, सांड, लिंग योनि पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा भी प्रचलित थी। मंदिरों और पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। इसका आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। तो मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है, इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई है, जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट के है, ताकि पानी अपने आप बाहर न निकल सके। तालाब यानी कि स्नान घर में नीचे उतरने के लिए माँ बनी है। पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध है। यहाँ पे थोड़ा सा टेपिंग मिस्टेक हुआ है। नीचे उतरने के लिए पौड़ी बना यानी कि सीढ़ी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखिए। सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करतार से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पर और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिलते थे। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो, तो प्रथम लिखेंगे संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र जैसे मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। दूसरा लिखेंगे कि बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक खड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। नेक्स्ट लिखेंगे आप कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। नेक्स्ट है कि शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों से ईंट शामिल है, जो भले धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपको घबराना नहीं कि सर ये ऐसे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, हमको याद नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको कम से कम 4-5 बार इसको पढ़ना है और खुद से क्वेश्चन बनाना है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। खुद से आप कॉपी पे लिखना प्रारंभ करेंगे, चाहे गलत हो या सही हो। अगर आपको एक बार में सही नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट लाएंगे। क्योंकि आप कितना पढ़े हैं वो मैंने नहीं है, आप लिख कैसे पा रहे हैं, आपका लिखने का शैली क्या है, एग्जामिनर ये आपके शैली को देखेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक अभी क्वेश्चन को अपने खुद से देखें और लिखने का प्रयास करें। तो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर बल होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयुकाल 5568 प्लस 90 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या काल की सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही तथा प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपना इच्छा अनुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर अनेक नए प्रकरण जोड़ देते हैं, लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेर फेर की संभावना बहुत कम होता है। अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो लिखेंगे कि अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण, यानी कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि का विषय सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरापथ से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि उत्तरापथ उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग में बहुत ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिम तट पर स्थित भड़ोच नामक गांव यानी स्थान पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और तालाब जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। प्रथम है अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दूसरा लिखेंगे हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। तीसरा लिखेंगे गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल
संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम है कि हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधा सड़कों व गलियों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर मेके के अनुसार चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। नेक्स्ट है कि उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। नेक्स्ट लिखेंगे किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था और न ही बर्तन पकाने वाली किसी भी भट्ठी को नगर के अंदर बनने दिया जाता था, अर्थात अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिखेंगे वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों यानी कि 4 आश्रमों में बांट दिया गया। इन आश्रमों का विभाजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता था। प्रथम था ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले 25 वर्ष की आयु तक। दूसरा था गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक रहता था। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष की आयु तक रहता था। और चौथा था संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक होता था। ये सब आश्रम के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वैदिक संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वैदिक साहित्य विशेषकर 4 वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद जिस संकलन भाषा में लिखे गए थे वह वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत उस संस्कृत से कल कठिन एवं भिन्न थी जिसका प्रयोग हम आजकल करते हैं। वस्तुतः वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के तल माना जाता था। यह शुरू में मौखिक रूप में ही ब्राह्मण परिवारों से जुड़े लोगों तथा कुछ अन्य विशिष्ट परिवारजनों को ही पढ़ाया सुनाया जाता था। महाकाव्य काल में रामायण तथा महाभारत की रचना के लिए जिन संस्कृति का प्रयोग किया गया वह वैदिक संस्कृति से अधिक सरल थी, इसलिए वह संस्कृत और अधिक लोगों में लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषताएं लिखिए। महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों के लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची तथा ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद संपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा या राजन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्नाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिलिंद पन्नाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मिलिंद पन्नाह यह बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रियन और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले
हिंदू यूनानी सम्राट मिनेंडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया है। इसमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिम भारतीय जीवन के झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में से 4थी शताब्दी ईस्वा पूर्व की अवधि के नगरीकरण को भारत का द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत का पहला नगरीकरण हड़प्पा की संस्कृति के साथ प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व के लगभग आर्यों द्वारा देश में प्रमुखता प्राप्ति के साथ ही के समय समाप्त हो गया। आर्य लोग ग्रामीण थे। जब हड़प्पा संस्कृति के नगर एक एक करके नष्ट हो गए तो फिर अगले 1500 वर्ष तक नगर विलुप्त रहे। ईसा की 6ठी शताब्दी में बौद्ध काल में पुनः नगरों का श्री गणेशाय हुआ यानी कि आरंभ हुआ। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध काल को भारत का अद्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को संक्षेप में समझाएं। तो लिखेंगे, संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाती है। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक देवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों का सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है इसी पुरुष के शरीर से उपजे हो। ब्राह्मण का मुख था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निमित्त हुआ। समय उसकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में यद्यपि 8 प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है लेकिन इस धर्मसूत्र में उल्लिखित पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धतियों का विवरण और उल्लेख दीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मनुस्मृति के 4 प्रमुख प्रकार के विवाह निम्न हैं। यहाँ मनुस्मृति के पहले, चौथी, 5वीं तथा 6ठी विवाह प्रसिद्धि का उदाहरण दिया जा रहा है। तो लिखेंगे, प्रथम क्या है? कन्या का दान। वह मल्ल वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथा था, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वां है, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 6ठा लिखेंगे, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिनकी उत्पत्ति काम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी अथवा गिल्ड की व्याख्या कीजिए। गिल्ड के सदस्यों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे? इसका आंसर लिखेंगे, प्राचीन काल में जो लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे अथवा व्यवहार संबंधी में व्यक्त रहते थे वे कभी कभी स्वयं को गिल्ड अथवा श्रेणियों में संगठित कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसमें और लिखेंगे कि गिल्ड या श्रेणियों के कार्य क्या क्या थे? गिल्ड या श्रेणियों के कार्य क्या क्या थे? तो लिखेंगे, श्रेणियों के सदस्य अपने साधनों को इकट्ठा कर लेते थे। जो भी धन अपनी शिल्प कलाओं या व्यापार के द्वारा अर्जित करते थे
वह अपने प्रमुख शहर में सूर्य देवता के मंदिर निर्माण पर खर्च करते थे। दूसरा लिखेंगे, श्रेणियों को सदस्य अपनी अतिरिक्त पूंजी धन आदि को मंदिरों के पास रख देते थे, जो समय समय पर उन्हें व्यवसाय और व्यापार जारी रखने या उनके विकास या स्तर के लिए निवेश करने के लिए धनराशि देने की व्यवस्था करते थे। तीसरा पॉइंट भी आप इसमें नोट कर सकते हैं कि यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। बस 2 से 3 पॉइंट अगर आप नोट करेंगे बहुत है। अगर देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो फिर आपको 4-5 पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 2 से यानी कि आप अपने कॉपी के 4 से 5 लाइन आपको भर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के महत्व पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि महाभारत का महत्व डैश देंगे, लिखेंगे महाभारत केवल कौरव पांडवों के संघर्ष की कथा ही नहीं किंतु भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के विकास का डके प्रदर्शक एक विशाल कोश है। इसमें उस समय के राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिकों एवं ऐतिहासिक आदर्श का अमल संग्रह है। महाभारत की इस शक्ति में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास और चरित्र चित्रण की खान तथा पंचम वेद है। मानव जीवन का कोई ऐसा भाग या समस्या नहीं जिस पर इसमें विस्तार से विचार नहीं किया गया हो। शांति पर्व और अनुशासन पर्व तो इस दृष्टि से लिखे गए हैं। इसलिए महाभारत का यह दावा सर्वथा सत्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इनमें कहा गया है कि वह ठीक है, जो इनमें नहीं है वह कहीं नहीं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के पश्चात यह संस्कृत साहित्य का चमकता ग्रंथ है। विस्तार में कोई काव्य इनकी समता नहीं कर सकता। यूनानियों का इलियड और ओडेसी मिलाकर इसका 8वां भाग है। इसका सांस्कृतिक महत्व इसी तथ्य में स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता इसी का अंश है। अब इसका आलोचनाएं। इस कथा के अतिरिक्त महाभारत में और भी कहानियां मिलती है जो काल्पनिक सी होती है। यद्यपि महाभारत भी रामायण की भांति पूर्णतया सत्यता पर आधारित नहीं है, तथापि हम इसे अनैतिहासिक नहीं कह सकते। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि ऐतिहासिक नगर है। वैदिक साहित्य में कौरवों का नाम तो कई बार आता है परंतु पांडवों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पांडव कौरवों के संबंधी न होकर बाहर से आने वाले आक्रमणकारी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन भारतीय स्त्रियों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत कालीन स्त्रियां महाभारत काल में घरेलू तथा सन्यासियों दोनों तरह की स्त्रियों का विवरण प्राप्त है। रामायण में अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया का उल्लेख प्राप्त है। इसी ग्रंथ में सबरी एक अन्य चर्चित साध्वी है। सबरी महान कृषि मतंग की शिष्या थी तथा पंपा झील के किनारे उसकी कटिया होती थी। घरेलू स्त्रियों में कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा सीता एवं दासी के रूप में मंथरा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में अनेक महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ सुलभा एक महान विदुषी थी। उपयुक्त वर पाने के लिए उसने संन्यास ले लिया तथा ज्ञान,
आदान प्रदान के लिए वह सर्वत्र घूमती रही। गंधारी, कुंती एवं द्रौपदी आदि घरेलू महिलाओं के सुविदित उदाहरण हैं। राज ऋतध्वज की सहचरी मंदालसा पुराणों की चर्चित नारियों में एक है। वह एक ही साथ विदुषी, संत नारी तथा कर्तव्यशील पत्नी थी। पुराणों की एक और संत नारी महान ऋषि प्रजापति कर्दम की पत्नी और भारतीय दर्शन की संख्या पद्धति के प्रणेता कपिल मुनि की मां देवहूति है। एक घरेलू जीवन व्यतीत करने वाली नारी होने के बावजूद भी अपने ज्ञानी पति और पुत्र के साथ शास्त्रार्थ एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान इस क्षेत्र में अद्वितीय प्राप्तियों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौरव और पांडव कौन थे? कौरव और पांडव कौन थे? इसका उनके बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए थे? कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार के सदस्य और दो चचेरे भाइयों के समूह थे। वे एक राज परिवार अथवा राजवंश से संबंधित थे जो कुरु वंश कहलाता था। महाभारत हमें सूचना देता है कि इन दोनों समूहों में बंधुत्व का संबंध बड़ा भारी परिवर्तित हो गया। महाभारत दोनों समूह के मध्य भूमि के एक भूभाग के एक टुकड़े पर संघर्ष का उल्लेख करता है और उसके लिए दोनों समूहों में परस्पर युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोण कौन था? तो द्रोणा यानी कि द्रोणाचार्य कुरु शहजादों का गुरु था। वह एक ब्राह्मण था। उसने सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखलाई। कहा जाता है कि इस महान गुरु ने अर्जुन को यह वायदा किया था कि दुनिया में कोई भी उसके समान कुशल धनुर्धारी नहीं होगा। देखिए, आपके जो बिहार बोर्ड एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भारी भरकम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आप जितना पढ़े हैं ना, इसके बेस पर आप उसको अच्छे से बना करके लिखेंगे। क्योंकि देखिए, हम मानव, हम कंप्यूटर तो है नहीं कि हम लाइन बाय लाइन छाप देंगे। हमें सोचने समझने का क्षमता दिया है ईश्वर ने, इसका हम उपयोग करके इसको अच्छे से लिखेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी हम इसके आगे का वीडियो हम पार्ट 2 में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।